Hello friends, welcome back to another session. Today we are going to discuss about chemical equilibrium. So chemical equilibrium is a part of our physical chemistry. Now in physical chemistry there are three major pillars. Now which are those three major pillars? One is thermodynamics, chemical thermodynamics, which deals with the feasibility of the reaction delta G. It deals with the feasibility of the reaction, मतलब एक particular reaction होगा या नहीं होगा ये हमको कौन बताएगा? केमिकल थर्मोडायनामिक्स बताएगा. अच्छा वो रिएक्शन अगर होगा, अगर डेल्टा जी नेगेटिव है तो वो रिएक्शन होने वाला है, ठीक है. एंड देन अगर वो होगा तो किस एक्सटेंट तक होगा, मतलब 10% होगा, 20% होगा, 30% होगा, 40% होगा, दैट विल बी एक्सप्लेन टू अस बाय केमिकल इक्विलिब्रियम. एंड the third and very important pillar is the speed of the reaction. Okay, तो स्पीड ऑफ द रिएक्शन किससे पता चलता है हमको? केमिकल काइनेटिक्स से. मतलब एक पर्टिकुलर रिएक्शन होने के लिए कितना टाइम लगने वाला है, दैट विल बी गिवन टू अस बाय केमिकल काइनेटिक्स. वेल, वो बाकी सब पिलर्स पे भी फोकस नहीं करना है. टुडे वी आर गोइंग टू फोकस ओनली ऑन chemical equilibrium. And let me tell you that equilibrium is not only applied to chemistry, it is applied to physics as well. तो say for example स्केल है आपके पास, स्केल दे तो फटाफट. आपने बचपन में, या स्केल या रिमोट भी चल जाएगा, कोई इशू नहीं है. देखो say for example आपने बचपन में ऐसा खेल खेला होगा जहां पे आप रिमोट या स्केल को अपनी उंगली पे बैलेंस कर रहे हो, ठीक है. तो ये क्या हो गया, ये फिजिक्स में इक्विलिब्रियम अप्लाई कर रहे हैं. ना ये इधर गिर रहा है ना ये इधर गिर रहा है, बराबर बीच में हम लोग ने उसको स्टेबलाइज किया है. बट स्टेबलाइज करने के बाद में भी अगर आप देखोगे देयर इज slight movement in it. So this is coming under physics ka equilibrium. Okay, so if you're applying forces, equal forces on this, in this direction, as well as in the top and in the bottom direction, so this particular object is currently under equilibrium. But if physics के relation में equilibrium है, वैसे ही अगर chemistry की बात करें तो chemistry में दो तरीके का equilibrium है. One is physical and chemical. Now don't confuse physical equilibrium with physics. Okay, physical equilibrium मतलब जिसमें कोई chemical change नहीं हो रहा है, जिसमें सिर्फ physical state में change हो रहा है. Like say for example यहाँ पर हमारे पास water है और यहाँ पर हम लोग ने एक ट्यूब को कनेक्ट कर रखा है जिसमें मैनोमीटर बेसिकली मर्क्यूरी है. तो वाटर एवापोरेट होगा, जितना वाटर एवापोरेट होगा इनटू द गैसियस स्टेट चला जाएगा, वाटर वेपर फॉर्म होगा, वाटर वेपर यहाँ पे प्रेशर एक्सर्ट करेगा. सो द वाटर वेपर एंड द वाटर ओवर हियर बोथ आर H2O ओनली, बट दे आर अंडर इक्विलिब्रियम. सो यहाँ पे वाटर वेपर एंड द वाटर ओ हियर इज इन इक्विलिब्रियम. कभी कभी अगर वाटर वेपर ज्यादा हो जाता है तो आपने देखा होगा कि द वाटर मॉलिक्यूल्स again get condensed. Okay, again get condensed and form what? कंडेंस्ड वाटर. लाइक शायद ही मैं आपको, हाँ यहाँ पे बहुत अच्छा एग्जांपल देखो, ये बॉटल यहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है, आप देख रहे हो यहाँ पे ये वाटर ड्रॉपलेट्स क्या हो गए? कंडेंस्ड हो गए. कैन यू सी दैट? इसमें थोड़ा सा वाटर था, ये वाटर एवापोरेट हो गया, एवापोरेट होकर गैसियस स्टेट में चला गया, गैसियस स्टेट से फिर से लिक्विड स्टेट में आ गया, और लिक्विड स्टेट में आने के बाद में यहाँ पर कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स क्या हो गए? कंडेंस्ड हो गए. ये मोटे मोटे वाटर ड्रॉपलेट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, फाइन वाटर ड्रॉपलेट्स अगर शायद ही आपको दिख रहे होंगे, फाइन वाटर ड्रॉपलेट्स, हाँ आप दिख रहे हैं. ओके, सो दीज फाइन वाटर ड्रॉपलेट्स आर इंडिकेटिंग व्हाट? दैट द वाटर वेपर हैज कन्वर्टेड इनटू द गैसियस स्टेट एंड वाटर हैज कन्वर्टेड इनटू गैसियस स्टेट एज वाटर वेपर, एंड अगेन दैट वाटर वेपर एक्स्ट्रा होने की वजह से फिर से लिक्विड स्टेट में आ गया है. So that is what is equilibrium all about, right? Say for example अगर हमारे पास A है, okay, A is the reactant, so A is converting into B. तो say for example इनिशियली ये 100% होगा, जब रिएक्शन शुरू ही नहीं किया तो रिएक्टेंट्स 100% होंगे और प्रोडक्ट 0% होंगे. धीरे धीरे क्या हो जाएगा? ये 90% हो जाएगा, ये 10% बनेगा. ऑफ कोर्स ये आसमान से थोड़ी टपकेगा, A जब कन्वर्ट होगा तभी तो B मिलेगा ना. तो ये फिर 80 हो जाएगा, फिर ऑब्वियसली ये 20 हो जाएगा. ऐसे करते करते वील अचीव, से फॉर एग्जांपल ये 60 हो गया और ये 40 हो गया, और इस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया. नीड नॉट कम, इट्स नॉट कंपलसरी कि 50-50 पे इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होना चाहिए, वो कहीं पर भी एस्टैब्लिश हो सकता है. से फॉर एग्जांपल 60-40 पे इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया. अब यहाँ पे इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया, मतलब एग्जैक्टली क्या हुआ कि इसके बाद में जो कुछ भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाएगा, 50-50 हो गया, तो भी अब ये प्रोडक्ट्स विल अगेन कन्वर्ट बैक टू द रिएक्टेंट्स एंड अगेन गिव यू दिस नंबर 60 एंड 40. तो जहां पे इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा ये नंबर अभी रीअपियर होता रहेगा, बार 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 ये रीअपियर होगा. देखो ना एरो, तो देखो यहाँ पर कैसा एरो है? डबल हेडेड एरो है. मतलब जितने रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो एक्सेस ऑफ, मतलब इक्विलिब्रियम के बाद में जितने भी एक्सेस प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होते हैं वो प्रोडक्ट्स अगेन कन्वर्ट बैक टू रिएक्टेंट्स. सो इक्विलिब्रियम इज ऑलवेज डायनामिक. ओके, डायनामिक होता है, यानी कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स ये कभी स्टैटिक नहीं हो जाते, 60-40 पे आके रुकते नहीं. हाँ भले दिख सकता है आपको बट रुकते नहीं है. इट इज ऑलवेज डायनामिक, right? Reactants will keep on converting into products and products will keep on converting into the reactants. तो equilibrium क्या है भाई? Equilibrium is the rate, it's established when the rate of forward reaction is equal to the rate of reverse reaction.
रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, जब ये दोनों इक्वल हो जाते हैं उस टाइम पे इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाता है। मतलब जितनी स्पीड से आगे जा रहा है उतनी स्पीड से पीछे आ रहा है। इसके लिए हमको लग रहा है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स स्टैटिक है, बट दे आर नॉट स्टैटिक, दे आर डायनामिक, दे कंटिन्यूअसली मूविंग, राइट, कंटिन्यूअसली चेंजिंग। बट फर्क इतना है, बट जितनी स्पीड से आगे जा रहा है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, उतनी स्पीड से पीछे भी आ रहा है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। सो दैट इज योर बेसिक फंडा ऑफ इक्विलिब्रियम। हाँ एक सेकंड उधर ही जाता हूं मैं। हाँ अभी अगर यहां पे सिर्फ सॉलिड और लिक्विड मतलब सिर्फ स्टेट में फर्क है तो दिस विल कम अंडर फिजिकल इक्विलिब्रियम। मतलब इधर ए है इधर भी ए है, सिर्फ स्टेट में फर्क है सॉलिड लिक्विड। जैसे कि अभी हम लोग ने देखा था वाटर वाज इन विच स्टेट, पहले इनिशियली इट वाज इन द लिक्विड स्टेट, वाटर वेपर में कन्वर्ट हो गया, मतलब क्या हो गया, वाटर कन्वर्टेड इनटू द गैसियस स्टेट। सो लिक्विड से गैसियस हुआ, गैसियस से फिर से लिक्विड हुआ। वो बॉटल में नहीं दिखा एग्जांपल, पहले यहाँ पे लिक्विड स्टेट में था फिर गैसियस स्टेट में चला, गैसियस स्टेट से बाद में इसकी इनर वॉल्स पे लिक्विड स्टेट में फिर से कन्वर्ट हो गया, गैस टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, कंटिन्यूअसली कन्वर्ट हो रहा है। तो दिस इज फिजिकल इक्विलिब्रियम, क्योंकि यहां पर कोई भी केमिकल चेंज नहीं है, केमिकल फॉर्मूला में कोई चेंज नहीं है। यस यहां पर केमिकल फॉर्मूला में अगर चेंज है तो देन इट विल कम अंडर केमिकल इक्विलिब्रियम। ओके यहां पर देखते हैं फटाफट। या तो ये हम लोग ये जो एक्टिविटी है, ये एक्सपेरिमेंट है, ये क्या एक्सप्लेन कर रहा है, इट इज एक्सप्लेनिंग दैट यस फिजिकल केमिस्ट्री में फिजिकल इक्विलिब्रियम भी हो सकता है। नाउ लेट्स मूव ऑन। हाँ ये वही एक्सपेरिमेंट मतलब दोबारा कंडेंस होते हुए दिखाया है, तब उधर जो प्रेशर है वो ड्रॉप हो जाएगा। एंड या ये तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। This also has been explained. Rate of forward reaction is equal to the rate of reverse reaction. Rate of उस केस में rate of evaporation is equal to rate of condensation. एक नोट था, नोट क्या था, equilibrium can be achieved in both physical and chemical processes. That also I have told you. ठीक है। सो हाँ ये डबल हेडेड एरो क्या है, मतलब बेसिकली अगर हमारे पास ऐसा वाला एरो है, राइट, सो दिस एरो क्या हो रहा है भाई, लिख ले, हाँ दिस एरो इज मूविंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। ओके दिस एरो इज रिप्रेजेंटिंग द रिवर्स डायरेक्शन, और ये ब्रोकन एरो जो है इट इज रिप्रेजेंटिंग अ रिएक्शन विच इज अंडर इक्विलिब्रियम, okay, which is moving in both the directions simultaneously. So it's called as a double headed arrow. ठीक है, सिंगल हेडेड एरो हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दिखाते हैं, सिंगल हेडेड एरो इसको फिश हुक कहते हैं, मतलब जब एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा हो तो ऐसा एरो दिखाते हैं। ठीक है, आई थिंक बाकी सब तो आपको पता है। देन नेक्स्ट एक सिंपल सा एमसीक्यू आंसर करो, बीच बीच में थोड़ा एमसीक्यूज डाल रखे ताकि आप लोग एंगेज रहो, आपको समझ में आए कि आप लोग जो पढ़ रहे हो अभी साथ में वो आपके इधर जा रहा है या नहीं जा रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन आंसर करने की कोशिश करो, आपको समझ में आ जाएगा whether you are understanding or not. So which of the following reactions are possible in nature as well as in the laboratory? So very slow reactions or moderate reactions, very slow reactions, या ऑल ऑफ दीज। सो लैब में देखना एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि इक्विलिब्रियम में कौन से रिएक्शन स्टडी करते हैं हम लोग। वेरी फास्ट रिएक्शन उसमें स्टडी करने की जरूरत है, उसमें इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हुआ भी तो फटाक से निकल जाएगा फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में। तो वेरी फास्ट रिएक्शंस और इंस्टेंटेनियस रिएक्शन जैसे कि आयोनिक रिएक्शंस होते हैं, लाइक से फॉर एग्जांपल आपको मैं दिखाऊं कि ये आपने देखा होगा बचपन में AgNO3 प्लस NaCl, मतलब AgNO3 में NaCl डालते ही तुरंत AgCl का व्हाइट पीपीटी मिल जाता है, तुरंत इंस्टेंटेनियसली। इसमें हम लोग इक्विलिब्रियम स्टडी करने वाले नहीं है, मतलब कोई पॉइंट ही नहीं इसमें इक्विलिब्रियम स्टडी करने का। ठीक है, क्योंकि इंस्टेंटेनियस है, आयोनिक रिएक्शंस आर ऑलवेज इंस्टेंटेनियस एंड वेरी फास्ट, सो वी विल नॉट स्टडी दिस काइंड ऑफ रिएक्शंस इन इक्विलिब्रियम। देन विल वी स्टडी स्लो रिएक्शंस और मॉडरेट रिएक्शंस? यस, मॉडरेट रिएक्शन जो है, जो एक मॉडरेट टाइम लेते हैं उनको स्टडी करेंगे। वेरी स्लो रिएक्शन जैसे कि ग्राफाइट कन्वर्टिंग टू डायमंड हजारों साल लग रहे हैं, उतना टाइम हमारे पास नहीं, उतनी लाइफ स्पैन भी हमारे पास नहीं कि हम लोग स्टडी कर पाए, तो वेरी स्लो नहीं करेंगे, वेरी फास्ट भी नहीं करेंगे। जो बीच वाले हैं स्लो रिएक्शंस और मॉडरेट रिएक्शंस, दीज विल बी स्टडीड अंडर इक्विलिब्रियम। ठीक है, इक्विलिब्रियम और केमिकल काइनेटिक्स में वी स्टडी स्लो रिएक्शंस और मॉडरेट स्पीड वाले रिएक्शंस। ओके, देन या सो इंट्रोडक्शन का पार्ट 2। तो इक्विलिब्रियम इज एप्लीकेबल टू, मैंने बोला था कि फिजिक्स में भी एप्लीकेबल है, वो रिमोट दिखाया था आपको। देन केमिस्ट्री में फिजिकल और केमिकल इक्विलिब्रियम दोनों समझा दिया। अब तीसरा बायोलॉजी में भी इक्विलिब्रियम एप्लीकेबल है। लाइक बायो में कैसे एप्लीकेबल है, से फॉर एग्जांपल यू आर ब्रीदिंग इन, ओके, ब्रीदिंग इन ऑफ कोर्स व्हाट, ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन चला गया हीमोग्लोबिन के साथ। अब ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन ये दोनों आपस में क्या है, इक्विलिब्रियम में है।
ओके। या से फॉर एग्जांपल ऐसा समझ लो कि आप और आपके फ्रेंड पानी पूरी खाने गए, रास्ते पे जाके खड़े रह गए, पानी पूरी पेल रहे हो मस्त एकदम, एक दो तीन प्लेट खा गए। तो पानी पूरी ऑब्वियसली आपके मुंह में शायद पानी आ रहा है, राइट। पानी पूरी शायद एसिडिक है, शायद नहीं, ऑफ कोर्स एसिडिक है, राइट, क्योंकि खट्टा है, सावर है, जो सावर रहता है ऑब्वियसली एसिडिक रहता है। सो एसिडिक पानी पूरी आपके ब्लड में जब अब्सॉर्ब होगा, सावर थिंग्स मतलब H+ साइंस जब ब्लड में अब्सॉर्ब होंगे तो ब्लड के पीएच को डिस्टर्ब कर सकता है, ठीक है। बट वैसा होता नहीं है, बिकॉज आवर ब्लड इज हैविंग बफर्स which will maintain the equilibrium, which will maintain the equilibrium between H+ and OH- ions। वो ब्लड के पीएच को एग्जैक्टली 7.4 या 7.24 पे मेंटेन करता है। सो दैट इज बायोलॉजिकल इक्विलिब्रियम। तो बायो में भी इक्विलिब्रियम हमको एप्लीकेबल है। या अगर एनवायरमेंटल प्रोसेस में भी एप्लीकेबल है क्या? हाँ, एनवायरमेंटल प्रोसेस में भी एप्लीकेबल होता है। जैसे कि आप कहीं अगर बर्फीले इलाके में रह रहे हो जहां पे स्नोफॉल हो रहा है, तो स्नो जब मेल्ट हो रहा है तो स्नो का मेल्ट होना, ठीक है, और स्नो मेल्ट होकर किस में कन्वर्ट होगा? वाटर। तो वाटर और आइस या वाटर या स्नो में भी एक इक्विलिब्रियम होता है। ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज इक्विलिब्रियम इन द एनवायरमेंट। ओके, तो अब हीमोग्लोबिन तो मैंने बता दिया आपको। देन व्हाट इज डायनामिक इक्विलिब्रियम? ठीक है, डायनामिक मतलब इक्विलिब्रियम इज नेवर स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब क्या होता है? इक्विलिब्रियम इज नेवर स्टैटिक मतलब अगर एक रिएक्टेंट कन्वर्ट हो गया प्रोडक्ट्स में और बस रिएक्शन रुक गई, वो रुकी हुई रिएक्शन कभी भी इक्विलिब्रियम में हम लोग स्टडी नहीं करते। इक्विलिब्रियम में हमेशा डायनामिक रिएक्शंस होते हैं। दैट मींस रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टिंग इनटू द प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स आर कन्वर्टिंग इनटू द रिएक्टेंट्स। ग्राफ समझने की कोशिश करो। एज टाइम इज प्रोसीडिंग, देखो तो जरा, जैसे जैसे टाइम प्रोग्रेस हो रहा है वैसे वैसे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स कम होते जाएंगे। अरे मैंने अभी दिखाया था ना आपको, यहां पर देखो, रिएक्टेंट्स का कॉन्सेंट्रेशन क्या होते जा रहा है? कम 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 होते जा रहा है। और प्रोडक्ट्स का कॉन्सेंट्रेशन क्या होते जा रहा है? बढ़ते जा रहा है। एज टाइम प्रोग्रेसेस रिएक्टेंट्स ऑब्वियसली डिप्लीट होंगे और प्रोडक्ट्स फॉर्म होंगे। तो वहां पर ग्राफ में जो हमको दिखाया है वो सही है। क्यों सही है? क्योंकि वहां पर भी क्या हो रहा है कि रिएक्टेंट्स का कॉन्सेंट्रेशन कम 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 और कम होता जाएगा। आफ्टर अ पर्टिकुलर टाइम इट डज नॉट मैटर, इट विल बिकम स्टैटिक, ठीक है, ऑलमोस्ट स्टैटिक दिखाई देगा। क्योंकि इक्विलिब्रियम जब एस्टैब्लिश होता है, ठीक है, ऐसा लगता है हमको कि रिएक्टेंट्स का कॉन्सेंट्रेशन और प्रोडक्ट्स का कॉन्सेंट्रेशन हैज अचीव्ड अ स्टैंड स्टिल, बट इट इज नॉट अ स्टैंड स्टिल, माइंड यू, राइट। इट इज डायनामिक, वो मैंने आपको पहले समझा दिया है। ओके, सो अगर इसमें प्रोडक्ट का भी कॉन्सेंट्रेशन डाल दूं मैं, तो प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा? इधर इधर एक मिनट, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ते जाएगा और एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में स्टैटिक जैसा दिखाई देगा। जिस पॉइंट के बाद में वो स्टैटिक दिखाई दे रहा है उस पॉइंट के बाद में, इसका मतलब ये कि उस पॉइंट के बाद में इक्विलिब्रियम हैज बीन एस्टैब्लिश्ड। ओके, सो दैट इज डायनामिक इक्विलिब्रियम। ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स दोनों एक ही लाइन में हम लोग ने, एक ही ग्राफ में हम लोग ने डाल दिए। ये रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन जो कम हो रहा है ऑफ कोर्स, ये प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन जो बढ़ रहा है ऑफ कोर्स, एंड इस पॉइंट पे, राइट, एक लाइन ड्रॉ करते हैं यहां पर, इट हैज अटेन्ड द डायनामिक इक्विलिब्रियम। मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं, एक सेकेंड। तो यहां पे ऐसा एक लाइन ड्रॉ करते हैं, इस पॉइंट के बाद में इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया और इस पॉइंट के बाद में इक्विलिब्रियम जो एस्टैब्लिश हुआ डायनामिक है। डायनामिक मतलब यहां पर भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रहा है। जैसे मैंने आपको दिखाया था, दूर से देखोगे तो रिमोट स्टडी है, बट यहां पे नजदीक में देखोगे तो हल्का सा वो मूवमेंट उसमें दिखाई देगी आपको, ठीक है। हल्का सा खुद को बैलेंस करने के लिए ऊपर नीचे वो होता रहेगा, राइट। वैसे ही रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे, प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट होंगे। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, ये आप जानते हो, right? So that is the dynamic equilibrium, attainment of dynamic equilibrium that I have already explained. चलो अब ग्राफ को ऑब्जर्व करते हैं, राइट। ऐसा भी ग्राफ हो सकता है जहां पे ऐसा कंपलसरी नहीं कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन दोनों एक दूसरे को, लाइंस एक दूसरे को मिलने चाहिए, राइट। यहां पे जो डॉटेड लाइन है, डॉटेड लाइन के बाद में इक्विलिब्रियम हैज बीन एस्टैब्लिश्ड। बहुत ज्यादा रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं हुआ, बहुत ज्यादा प्रोडक्ट का भी कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं हुआ, बट इस पर्टिकुलर लाइन के बाद में इक्विलिब्रियम हैज बीन एस्टैब्लिश्ड। अलग अलग टाइप के लिए, अलग अलग टाइप ऑफ रिएक्शंस के लिए अलग अलग ग्राफ्स हो सकते हैं, राइट। अब यहां पर देखो ड्रास्टिक चेंज हो रहा है किसमें? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में। और यहां पर एक लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा हमको जहां, जिसके बाद से इक्विलिब्रियम हैज बीन एस्टैब्लिश्ड। ओके, सो प्रोग्रेस ऑफ टाइम वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन। अब आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि किसका कॉन्सेंट्रेशन, कौन सा कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट का है, कौन सा प्रोडक्ट का है। जो कम 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 होता जा रहा है वो रिएक्टेंट है, जो बढ़ते जा रहा है वो प्रोडक्ट है ऑफ कोर्स। ओके, तो ये वही चीज, बस अलग अलग रिएक्शंस के लिए अलग अलग ग्राफ्स। ओके, तो आप बताओ आंसर क्या होगा, बोलो। द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन इन इक्विलिब्रियम वेरीज विथ टेम्परेचर, कॉन्सेंट्रेशन, प्रेशर या ऑल ऑफ दिस। तो एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन जो इक्विलिब्रियम में, ये तीनों अफेक्ट करता है किसको? एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन इन इक्विलिब्रियम को। सो आंसर हमारा क्या होना चाहिए? ऑल ऑफ दीज होना चाहिए।
राइट, बिकॉज ऑल थ्री ऑफ देम अफेक्ट रिएक्शन विच इज इन इक्विलिब्रियम। मतलब अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। आगे चल के हम लोग ले चैटलिस प्रिंसिपल पढ़ने वाले हैं, वहां पर हम लोग देखने वाले हैं कि टेम्परेचर, प्रेशर, कॉन्सेंट्रेशन, ये तीनों भी क्या किसको अफेक्ट कर सकते हैं, इक्विलिब्रियम को अफेक्ट कर सकते हैं। वैसे ही कैटलिस्ट भी है जो इक्विलिब्रियम को अफेक्ट करता है, बट इट इंक्रीजेस द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एज वेल एज रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। इसके लिए वो इक्वली अफेक्ट करता है दोनों साइड्स पे, तो इवेंचुअली जो नेट इफेक्ट दिखाई देता है वो जीरो रहता है। तो कैटलिस्ट कैनॉट डिस्टर्ब द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और कैनॉट चेंज द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। ओके, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है जनरली कैटलिस्ट के बारे में। देन let's move on. To get the desired product, optimization of dash operational conditions is very important in case of, sorry dash नहीं इधर, to get the desired product, optimization of operational conditions is very important in the case of, अगर आपको desired product चाहिए तो आप लैब में जरूरत नहीं है ऑप्टिमाइजेशन की, इंडस्ट्री में हमको जरूरत है, क्योंकि हमको वहां पर desired product, सॉरी इंडस्ट्री और लैब दोनों में जरूरत पड़ेगी हमको ऑप्टिमाइजेशन की, ताकि हमको desired product मिले। ओके, नाउ Let's move on to the part 3 of introduction. काफी बड़ा इंट्रोडक्शन है इसका भी, ठीक है। The can chemical equilibrium be applied for ionic reactions? Yes, it can be applied for ionic reactions, but ionic reactions are very fast. ठीक है, तो जनरली हम लोग उसमें ज्यादा डीप में डेप्थ में स्टडी नहीं करते, क्योंकि वो तुरंत हो जाते हैं रिएक्शंस, उसमें उतना टाइम नहीं मिलता हमको कि इक्विलिब्रियम की प्रॉपर डिटेल में स्टडी, बट स्टडी की जा सकती है, करने को की जा सकती है, बट इट इज ऑफ नॉट मच ऑफ यूज। ठीक है, तो वो आयनिक रिएक्शंस के जो इक्विलिब्रियम है उसको हम लोग अलग से स्टडी करने वाले हैं, दैट इज आयनिक इक्विलिब्रियम, बट उसमें ले चैटलिस प्रिंसिपल वगैरह नहीं आने वाला है, वो थोड़ा सा अलग फॉर्मेट में हम लोग पढ़ने वाले, दैट्स यू कैन ट्रीट दैट एज अ सेपरेट चैप्टर, केमिकल इक्विलिब्रियम एंड आयनिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, नाउ फेज ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेसेस। नाउ फेज ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस क्या है कि सॉलिड टू लिक्विड, इसमें इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो सकता है, वैसे लिक्विड टू गैस में इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होता है, सॉलिड टू वेपर में इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो सकता है। तो सारे प्रोसेसेस में, मतलब फिजिकल प्रोसेसेस में इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो सकता है। ओके, तो यहां पर कुछ एग्जांपल्स तुरंत ले लेते हैं फटाफट, राइट। सॉलिड टू लिक्विड, सॉलिड टू वेपर, लिक्विड टू वेपर, ओके, लिक्विड टू वेव, सॉरी इधर देखो, सॉलिड टू लिक्विड वाटर, ये आइस या ग्लेशियर या स्नो का मेल्टिंग होगा। सॉलिड टू लिक्विड, अगेन सॉलिड एंड आइस एंड वाटर इक्विलिब्रियम। देन यहां पर अनदर एग्जांपल इज आइस केप्ट इन अ फ्लास्क। ठीक है, आपने वो ट्रिपल पॉइंट वगैरह पढ़ा होगा बचपन में, ठीक है। मैंने बताया इक्विलिब्रियम इज नॉट स्टैटिक, इट इज डायनामिक, टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, मासेस ऑफ आइस एंड वाटर डू नॉट चेंज विद टाइम, बट सिर्फ स्टेट चेंज हो रहा है, तो दैट इज कमिंग अंडर व्हाट, इक्विलिब्रियम। तो ये अभी अलग अलग एग्जांपल्स दिए हुए हैं, ठीक है, सॉलिड टू लिक्विड के, लिक्विड टू गैस के, अलग अलग एग्जांपल्स यहाँ पे इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो रहा है, ठीक है। सो ये उतना डिटेल में हमको नहीं पढ़ना है। तो अब हमको ये एक कॉन्सेप्ट एज अ कॉन्सेप्ट हम लोगों ने समझ लिया। अब नेक्स्ट हमको क्या करना है कि वी हैव टू डाइव इन डीप टू व्हाट इज केसी, ओके, कांस्टेंट फॉर केमिकल इक्विलिब्रियम, देन ले चैटलिस प्रिंसिपल, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, वो हम लोग तुरंत नेक्स्ट वीडियो में लेने वाले हैं, ठीक है। ये अभी आपका इंट्रोडक्शन यहाँ पर खत्म हो गया है। अब नेक्स्ट वीडियो में आप देखोगे कि कांस्टेंट केसी क्या है, ले चैटलिस प्रिंसिपल क्या है, कोर ऑफ इक्विलिब्रियम पे हम लोग जाएंगे।